जमीलुद्दीन आली साहब की पैदाइश 20 जनवरी 1925 है। आज 18 जनवरी 2025 है, यानी परसों इनको पैदाइश को 100 साल हो जाएंगे। ये पैदाइश दिल्ली की है, लेकिन ये असलन इनका ताल्लुक हरियाणा रियासत से, जो हरियाणा में है, जो वहां से इनका ताल्लुक था। पैदाइश की दिल्ली की और 23 नवंबर 2015 आज से 9 वर्ष पहले तकरीबन कराची में फौत हुए थे। हम उन्हें जानते हैं कि एक बहुत मशहूर शायर थे, लेकिन वो सफरनामा भी लिखते थे, कालम निगार भी थे, अदीब थे, और सबसे बड़ी इनकी एक जो शोहरत की वजह थी वो इनके मिल्ली नगमे पाकिस्तान में, वो ये उनके भी खालिक थे। ये CSS अफसर थे ये, और हुकूमत पाकिस्तान कई बड़े ओहदों पर फाइज रहे। बाद में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता हुए और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंचे। वहां से तरक्की पाकर पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एडवाइजर भी मुकर्रर हुए। 1989 में सदारती तमगा बराबर से कारकर्दगी भी मिला। सियासी तौर पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से वाबस्ता रहे थे। तो उनकी मुख्तसर हालत जिंदगी है। मैंने जिक्र किया कि असल में इनकी जो शोहरत है वो मिल्ली नगमों से इनकी ज्यादा है। जीवे जीवे पाकिस्तान है। इसी तरीके से जो 1974 की मुस्लिम सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, उसका बड़छू नगमा है। सही तगय्युर के वली हैं, मुस्तफवी हैं, बहुत मशहूर उनका है। जमील अली उनके खालिक थे। लेकिन इनकी एक वजह शोहरत जो इनको और मुमताज करती है, उनके दोहे हैं। मोहम्मद हसन अस्करी साहब कहते हैं, आली ने अपने दोहों के लिए मुरवजा उर्दू में हिंदी के 10-5 मकबूल अल्फाज मिलाकर एक खास जुबान वज़ा की है, जिसकी वजह से उनके दोहों की ताजगी दोबारा हो गई है। आली के दोहों में असालीब भी खुद उनके हैं और नफ्स मजमून भी। लिहाजा आली के दोहों का तुलसीदास और कबीर के दोहों से मुकाबला मुआवजना करना काफी नहीं। आली ने दोहों को एक नई शक्ल में जिंदा किया, इसलिए हमें देखना चाहिए कि आली के दोहों में जिंदगी है या नहीं। आली के दोहों में मज़ामीन का तनव्वु गजलों से भी ज्यादा है, क्योंकि इस सिल्फ को उन्होंने गोया अपनी इख्तरा के तौर पर बरता है, लिहाजा यहाँ उन्हें आजादी भी ज्यादा हासिल रही है। यूं तो उन्होंने दोहों में हमारी जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर तबसरा किया, लेकिन ये वाज या अखलाकी दर्ज का रंग कहीं नजर नहीं पैदा होने दिया। इनकी हैसियत शाहिद की रही है, जो जिंदगी की रंगारंगी से लुत्फ लेता है और आगे चल पड़ता है। हुस्न इश्क के मामले में भी यहाँ इनका यही रवैया रहा है, लेकिन जहां तक हुस्न के मुशाहिदे का ताल्लुक है, उनकी एक नजर भी मशहूद का सारा रंग रूप निचोड़ लाई है। वो हरे भरे और जीते जागते एहसास जो आली के दोहों में मिलते हैं, उन्हीं गजलों में भी नहीं दिखाई देते। अपने जमालियाती इसकी आजादाना इजहार के लिए आली ने चुना ही इस सिंफ को। आली की जज्बाती मासूमियत जो गजलों में नुमाया रही है, यहाँ आके दो चंद हो गई है। इस एतबार से दोहे हमारे जमाने की उर्दू शायरी में खास मकाम रखते हैं। जो कहने को दोहे जमाने में और लोगों ने भी कहे, लेकिन आली का सारा चाव और बेसाख्तगी किसी को नसीब नहीं हुई। ये मोहम्मद हसन अस्करी का था। लेकिन डॉक्टर ज्ञानचंद जैन कहते हैं, अपनी किताब अदबी असनाफ में लिखते हैं, और इस पे इनके दोहों पे मोतरिज हैं। वो ये कहते हैं कि हैरत है कि मशहूर दोहा गो जमीलुद्दीन आली को भी दोहे का वजन मालूम नहीं। वो समझते हैं कि हिंदी वजन में कोई भी मसला कह दिया जाए दोहा है। इनकी मुबैना दोहों में मुतअद्दिद ऐसे अशार हैं जो दोहे में हैं ही नहीं। तो उनका इतराज ये है कि ये दोहे का वजन नहीं है। हिंदी औजान में तो आता है, लेकिन ये दोहे का वजन नहीं है। ज्ञानचंद जैन ने जो वजन बताया है, बुनियादी तौर पर वो है फ़िअलुन फ़िअलुन फ़ाइलुन फ़िअलुन फ़िअलुन फ़ा, और इसमें जो खास होता है दरम्यान में वक्फा आता है, फ़िअलुन फ़िअलुन फ़ाइलुन। फिर इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। तो मैं ये चेक कर रहा था कि वाकई ऐसा ही है कि आली की दोहों के अगर आप तख्ती करें तो वो इस डेफिनेशन पूरे नहीं उतरते। इसका मामला कुछ ऐसा है जैसे इकबाल ने जो रुबाइयात जिनको कहते हैं, वो रुबाइयात में वो किसी भी जो रुबाई की मखसूस बहर है उसे पूरी नहीं उतरती। तो लोग ये कहते हैं कि
कि इकबाल के चले वो रुबाई ना सही, क़तात जरूर है। इस तरीके से अगर ये दोहे नहीं भी हों, ये हिंदी एक तर्ज पे अशार हैं और इसके अंदर नगमगी है और हुस्न है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो मैं आपको उसको बता देता हूँ, इनके कुछ दोहे जो मैंने चुने थे। उम्र गंवाकर पीत में हमको इतनी हुई पहचान, उम्र गंवाकर पीत में हमको इतनी हुई पहचान, चढ़ी नदी और उतर गई पर घर हो गए वीरान। साजन हमसे मिले भी लेकिन ऐसे मिले के हाय, जैसे सूखे खेत से बादल बिन बरसे उड़ जाए। जन्म मरण का साथ था जिनका, उन्हें भी हमसे बैर, वापस ले चल अब तो आली हो गई जग की सैर। घनी घनी ये पलके तेरी ये गरमाता रूप, घनी घनी ये पलके तेरी ये गरमाता रूप, तू ही बता ओ नार मैं तुझको छाऊं कहूं या धूप। आली अब के कठन पड़ा दीवारी का त्योहार, आली अब के कठन पड़ा दिवाली का त्योहार, हम तो गए थे छेला बनकर भैया कह गई नार। बहुत मैंने कहा कभी सपनों में भी शक्ल न मुझको दिखाई, मैंने कहा सपनों में भी शक्ल न मुझको दिखाई, उसने कहा बाला मुझ बिन तुझको नींद ही कैसे आई। बहुत ही कमाल है, बहुत अच्छा शेर है, बहुत ही कमाल है। मैंने कहा कभी सपनों में भी शक्ल न मुझको दिखाई, उसने कहा भला मुझ बिन तुझको नींद ही कैसे आई। फिर ये कुछ बिल्कुल जेनेरिक वो भी अपने लिखते हैं बातें। बाबू गिरी, अच्छा इनका ये है कि अगर आप इनके दोहे देखेंगे तो ये नज़्मों की सूरतें भी नजर आती हैं आपको ना, कि एक ही मौजू है और सब उसके अंदर दोहे आप नजर आएंगे। तो इस तरीके से मैं दो दोहे बता रहा हूँ, एक ही मौजू है उसके अंदर। बाबू गिरी करते हो गए आली को 2 साल, मुरझाया वो फूल सा चेहरा भूरे पड़ गए बाल, धीरे धीरे कमर की सख्ती कुर्सी ने ली चाट, चुपके चुपके मन की शक्ति अफसर ने दी काट। अच्छा, इश्क छुपे और मुश्क छुपे और जोबन तक छुप जाए, इश्क छुपे और मुश्क छुपे और जोबन तक छुप जाए, सच्चा बोल और झूठी कविता कभी न छुपने पाए। सुबह के सपने सच होते हैं किसने कही ये बात, सुबह के सपने सच होते हैं किसने कही ये बात, सच होते तो हम दोनों को मिलती कोई तो रात। लेकिन अच्छा, फिर इनके कुछ दो दोहा सुना देता हूँ। इसमें ये जहाँ पे जब मुशायरे करने जाते थे तो वहां पे उन शहरों को जगहों के बारे में जरूर शेयर करते थे ना, अक्सर मैंने देखा। तो वाह तेलंगाने की माए जने जो ऐसे लाल, ये जो हैदराबाद के इलाका ना, हैदराबाद, वाह तेलंगाने की माए जने जो ऐसे लाल, जो अंदर से हीरे मोती बाहर से कंगाल। फिर आखिरी शराब, इतनी बार बुलाया मुझको सुनने मेरा कलाम, अब तो कराची पड़ जाएगा टोरंटो का नाम। तो ये कुछ जिम्मेदारी की बात। शुक्रिया। हाज़रीन महफिल को आदाब। आली साहब को कभी भी उनके कलाम का उनका मुताला करने का मौका नहीं मिला अभी तक। मैं पिछली दफ़ा गया था तो कुछ चीज़ें मैंने इनकी ली थी किताबें। तो ये कौमी ज़बान ने एक जमीलुद्दीन आली एडिशन शाया किया था मई 2016 में। तो ये मैं लेके आया था, जो कि सिर्फ इस उसके मौजू के बाद मैंने कहा चलो उसको थोड़ी बहुत इसकी वर्करदानी कर लें। तो कुछ ख़ास इसमें ज़्यादातर उनके बारे में मज़ामीन है जो लोगों ने लिखे। तिरमिज़ी साहब की जो किताबें, इसमें जमीलुद्दीन आली की 2 किताबें मौजूद हैं जो उन्होंने खुद लिखी हैं। एक उनकी आली कलाम है शायद जो शायरी की है, और एक और मुझे लग रहा है उनकी नसर की भी किताब है जो यहाँ मौजूद है।
मैं बस सीधा उनकी कुछ चीज़ों का जिक्र करूंगा, अपने ज़ाती ज़िंदगी का, क्योंकि जाहिर बात है बगैर उनके कलाम का या दोहों का कोई तफसीली मुताला किया उसके ऊपर तो बात मैं नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ी बहुत जो एक इनके ऊपर ज़ाती ज़िंदगी के बारे में एक मजमून मौजूद है उसमें से चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसमें मज़ीद खाके भी मौजूद हैं जो आजकल हमारे यहाँ कहने चाहिए, जो बड़े लोग हैं एक तरह से जो अच्छा लिख रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें रऊफ़ पारेख का नाम आता है, मुबीन मिर्ज़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी आली साहब को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जाहिर बात है वो 30 साल बाकी लोग उनसे छोटे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है अली साहब के बारे में। तो मुख्तसरन आपने जिक्र किया हरियाणा भी मोर स्पेसिफिकली लोहारो की जो रियासत है ना, उधर से इनका ताल्लुक था। तो नवाब ऑफ लोहारो सर अमीरुद्दीन खान साहब जो हैं वो इनके वालिद थे, और जमीलुद्दीन अली उनकी चौथी बेगम के बेटे थे। और जब 12 साल के थे तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और लोहारो खानदान की वजह से इनका रिश्ता मिर्ज़ा गालिब से जाके मिलता है, और ननियाल की तरफ से इनका रिश्ता मीर दर्द से मिलता है। तो ये दोनों तरफ से बड़ी कहना चाहिए एक अच्छी आला अदबी रिवायत, बल्कि शेरी रिवायत के अमीन थे उस हिसाब से। जब 12 साल के थे इंतकाल हो गया। नवाब ऑफ लाहौर का जिक्र बहुत ज़्यादा तफसील से, वो कई चांद थे सरे आसमान, और उसके बाद उनकी रियासत, और उसके बाद जो सारा चक्कर चलता रहा गालिब की मुकदमेबाजी का, उसमें भी रियासत जो है वो मरकजी किरदार था उसका। तो बहरहाल उस रियासत में अच्छा खासा उसकी आमदनी थी। तो जब ये वालिद साहब गुजर गए और 4 बेगमात थी, उनमें से ये सबसे छोटे थे, तो जो बड़े इनके बड़े जो भाई थे वो लोग कारोबार आम रियासत नहीं चला सके सही तरह। बहुत ही जल्दी एक तरह से इन लोगों को मुश्किल वक्त देखने पड़े। अभी जो मुश्किल वक्त है ये भी कहना चाहिए एक तरह से रिलेटिव होता है। अब इसकी इसी बात से मिसाल ले लें कि कहने को 12 साल में इंतकाल हो गया, आमदनी का ज़राए ख़त्म हो गए, इनको शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन जब ये पहले दिन कॉलेज गए, दिल्ली कॉलेज, तो पीछे पीछे खादिम इनका बस्ता लेके जा रहा था। तो ये हालात हैं फिर भी कि भाई आप उस के बाद भी इतने आपके पास वसाइल थे कि आपने खादिम भी रखा हुआ था, और आप सर पे खुला वला लगा के साहबजादा भी इस्तेमाल कर रहे थे, नवाबजादा इस्तेमाल कर रहे थे। जाहिर बात है बड़े और इकलौते बेटे थे, बाकी बहनें थी इनकी इस माँ से, तो बहुत इनको आराम और आसाइश में रखा जिस कदर वो रख सकती थी। बाद में जब हालात ख़राब हुए तो इनकी वालिदा ने अपने जेवरात वगैरह बेच के गुजारा किया। हालांकि आली के एक मशहूर एक दोस्त थे साहिब इक़्तिदार, उन्होंने ऑफर किया था कि हम आली को हैरो स्कूल में दाखिल करा देते हैं इंग्लैंड के, लेकिन और हम सब खर्चा वगैरह उठाएंगे। हैरो स्कूल सब जानते हैं कि इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस बॉयज हॉस्टल स्कूल इन इंग्लैंड। मगर उसके बाद इनकी वालिदा ने अपना क्या कहते हैं इस बात को कबूल नहीं किया, क्योंकि कहना चाहिए खुददारी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। जब ये लोग नवाब साहब की महफिल से वो उधर से निकले जो नवाब साहब का मस्कन था, तो इसके बाद ये ननियाल चले गए दिल्ली, और ये जगह जो है वो बेसिकली बल्लीवारा के करीब थी। तो समझे उस जगह पे मिर्ज़ा गालिब, हकीम अजमल खान जैसे लोग जो है वहाँ पे रहते थे। आली के जो नाना थे वो भी शायर थे। इस वजह से इनका जो शेरी मिजाज है और शेर कहने का जो इनके अंदर ज़ौक़ और शौक़ है वो इनको विरासत में मिला है। इन्होंने जिनको उस्ताद किया उसमें साहिल देहलवी का नाम आता है, जो कि नवाब मिर्ज़ा के शागिर्द भी थे और दामाद भी थे। आली साहब ने उसके बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिला ले लिया। दिल्ली कॉलेज में इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। दिल्ली कॉलेज अच्छे बड़े कॉलेजों में उनका नाम है, जिसमें मास्टर रामचंद्र, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसी न किसी तरह दिल्ली कॉलेज से मुंसलिक रहे हैं। उसके बाद शादी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग, कि आज की तो चलें फिर भी बहुत हालात बदल गए हैं, लेकिन उस वक़्त भी इनकी शादी 1944 में हुई, और जब हुई तो 19 साल के थे, वो तो ठीक है। और उनकी जो बेगम जिनका नाम तैयबा बानो था, वो क्या कहते हैं इनसे उम्र में 7 साल बड़ी थी। तो ये शादी बहरहाल बहुत कामयाब रही, दोनों में बहुत ही ज़्यादा सारी उम्र अच्छी बनी और अच्छी निभी। और जो तैयबा बानो थी नवाब शेफ्ता के ख़ानदान से थी, दोनों ही तरह से पुराने नवाबों का दौर था। इसीलिए तैयबा बानो के बारे में भी जिन जिन लोगों ने जिक्र किया है उनकी कहना चाहिए रवादारी और आला नस्बी का अच्छे लफ्ज़ों में बहुत जिक्र हुआ इनका भी, तैयबा बानो का।
पहली नौकरी वार ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में थी, लेकिन किसी वजह से वहाँ से आई थिंक निकाले गए थे बहुत जल्दी। और जब पाकिस्तान आए हैं ये 11 अगस्त 1947 को, उससे पहले ये इंडिया में एक असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड में एक असिस्टेंट के तौर पे फाइज हो चुके थे। उसके बाद ये ज़रूर कि आली साहब को पाकिस्तान में बहुत कहना चाहिए इनको, वहाँ से तो चलो जैसे जैसे आए जितना ला सकते थे, बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं था जैसे कि मैंने बताया, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूर ये बहुत ज़्यादा फले फूले और हर तरह से इनको इज्जत, एज अ शायर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपने जिक्र किया, बैंकिंग में ख़ास तौर पे, और उसके अलावा बहुत सारे इदारे थे जिनमें ये मुंसलिक थे, जिसका मैं अभी जिक्र करूँगा। तो पाकिस्तान में कहना चाहिए इनका ये जो फैसला था आने का, वो हर लिहाज से इनके लिए बहुत अच्छा रहा और पाकिस्तान में खूब फले फूले। शुरू में पाकिस्तान से मोहब्बत के उसमें अली साहब ने कई दफ़ा फ़ौज में भी जाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी जिस्मानी चुस्ती का इम्तिहान नहीं पास कर सके। तो उसके बाद मगर पाकिस्तान से मोहब्बत उनकी अपनी जगह, और जो जिनको आम लोग इनको जानते हैं वो यकीनन नूरजहान है, जो इनका ए वतन के सजीले जवानों अमर कर दिया गा के 1965 में, और जीवे पाकिस्तान, और फिर हम मुस्तवी हैं वो जो उन्होंने 1974 की कॉन्फ्रेंस के लिए किया। मैंने तो नहीं देखा, शायद आप लोगों को याद हो कि पाकिस्तान पे भी ये प्रोग्राम करते थे, दुनिया पाकिस्तान एक पीटीवी पे प्रोग्राम आता था जिसमें ये एंकर पर्सन थे। तो यूट्यूब पे शायद इसकी कोई क्लिप्स वगैरह मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान को दरपेश इक्तिसादी मसाइल के ऊपर रोशनी डालने के लोग इनको बुलाते थे। तो एज अ शायर नहीं बल्कि एज अ इकोनॉमिक एक्सपर्ट ये आके अपना क्या कहते हैं अपनी राय का इजहार करते थे और बताते थे। आली साहब को जिंदगी में बहुत इज्जत मिली, बहुत नाम कमाया इन्होंने। आखिर में जैसा कि आपने कहा नेशनल बैंक में थे, बल्कि डॉक्टर रऊफ पारेख ने तो बताया कि हबीब बैंक से इन्होंने आखिरी जो रिटायरमेंट लिए वो हबीब बैंक से लिए। जो 3 इदारे जिनमें इनका बहुत ज़्यादा असर रसूख था, क्योंकि या तो वो इन इस्टेब्लिश करने में शामिल थे या आखिर तो कुछ थे, उसमें राइटर्स गिल्ड जिसके ऊपर बेतहाशा लेदे हुई है, कुदरतुल्लाह शहाब और जमीलुद्दीन आली उसके मुतर्रिकीन में से थे। उर्दू कॉलेज जो बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक जिसको चला रहे थे, उसके बाद में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में आली साहब का बहुत काम है। और ये अंजुमन तरक्की उर्दू, ये भी इसमें भी आली साहब का बहुत काम है थ्रू आउट। तो इनकी जो अच्छा मजीद चूंकि ये कुछ ही चंद अदीबों में से थे, हमारे यहाँ ज़्यादातर अदीब पता है आपको कि बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होते। ये चूंकि हमेशा से अच्छे इदारों में रहे और अच्छी पावर की पोजीशंस पे रहे, इन्होंने इन सब इनामात में जो कि हमारे यहाँ अच्छे अदबी इनामात और कहना चाहिए रिस्पेक्टेबल इनामात समझे जाते हैं, इन सब में इनको स्टैब्लिश करने का आली साहब का इसमें काम था, नाम था। आदमजी अवार्ड 1960 में स्टैब्लिश हुआ, दाऊद अदबी अवार्ड 1962 में, नेशनल बैंक अवार्ड, हबीब बैंक अवार्ड, यूनाइटेड बैंक, राइटर्स गिल्ड अवार्ड, और फिर आखिर में एयर वाई का अवार्ड। तो ये बहरहाल चाहते थे कि अदीबों को उनका हक मिले, और जहां तक माली मदद भी चाहे वो इनाम की शक्ल में किस तरह हो सके वो हो। इनकी अपनी जो तस्नीफात है उसमें गज़लें दोहे गीत 1957, ला हासिल 1974, जीवे जीवे पाकिस्तान 1974, ए मेरे दश्त सुखन 1995, और फिर दोहे की कंपाइलेशन और हरफे चंद में इनके कुछ नसर की मिसालें हैं। और सफ़रनामे में दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे और आइसलैंड। आली साहब को बेतहाशा अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें उर्दू अकेडमी अवार्ड कनाडा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, डीलेट ऑफ कराची, जामिया कराची, तो डॉक्टर भी थे, और कमाल फन अवार्ड। और इसके अलावा जो है वो आखिर में बस इनके मैं थोड़े से दोहे उन्होंने कुछ नमूने रिजवान साहब ने पेश किए, 1-2 मैं पेश कर देता हूँ। लेकिन दोहों में वाकई जो मौसीकियत है और जो एक ही ख्याल को मुख्तलिफ अंदाज से बांध के उसको पेश करना, तो वाकई इनके दोहों, और बाकी हम लोगों में से बहुत ज़्यादा ने किसी ने देखा थे तब आजमाई की भी नहीं है दोहों में, तो आली साहब ही इसके ऊपर काम करते रहे सारी उम्र। तो मदरा पी के बहके गोरी बहक बहक कर लहराए मदरा पीकर बहके गोरी बहक बहक के लहराए, अपना ये हाल के जैसे नस नस दिल बन जाए। ढूंढ लो मेरी नारी को, है उसकी एक पहचान, चुटकी लो तो पिघल बहे और पूजो तो भगवान। छम 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 किरने बरसे पवन पखावज थाप, तुम ही कहो अब ऐसे समय में क्या पुण्य है और क्या पाप। छनन छनन छन छनन छन घुंघरू जैसी बाज, चाल दिखाए कविता रानी, धन सोचे कविराज।
बहरहाल मुख्तसरन ये कि आली साहब का गज़लें भी हैं, इनकी नज़में भी हैं। अच्छा, एक चीज़ इसका जिक्र नहीं हुआ जो कहना चाहिए, थोड़े से नज़मों के जो हमारे यहाँ जो शायर हैं और जो बड़े हमारे अदीब गुजरे, वो इनकी इंसान जो तवील नज़म है उसको काफ़ी हाईली रेट करते हैं। मैंने तो खैर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पढ़ी, लेकिन इरादा है कि उसको कम से कम उसका मुताला किया जाए। लेकिन बहरहाल इनकी एक इंसान एक बहुत ही तवील नज़म है जिसकी काफ़ी पजीराई हुई इनकी ज़िंदगी में। बस मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत। इसका ताल्लुक इंडिया से कहाँ से था? इंडिया में कहाँ से था? लोहारू और दिल्ली में ज़्यादा वक्त गुजरा है, और लोहारू से इनके वालिद जो है नवाब उल लोहारू थे। वहाँ आके मिलते। इजाजत है, मैं कहा कि आ जाएं चाय तो फिर मैं थोड़ा चाय भी रेडी है, करूँगा। ले सकते हैं आप लोग। शुरू करते हैं, वो आ जाएंगे। अच्छा, जमीलुद्दीन आली साहब का से जो मैं जब से उनको जानने लगा, ये वो वाक़या है कि आप लोगों को शायद याद होगा कि PIA का एक वो फ्लाइट थी जो काहिरा में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें सब लोग फौत हो गए थे। तो जमीलुद्दीन आली साहब का था कि वो भी उसमें शामिल थे, लेकिन अल्लाह की एक वाहिद वो शख्सियत है जो बच गए, ये जहाज में सवार नहीं हुए थे। तो उस वक्त से मैं इनको मतलब जानने लगा हूँ कि तो माशाल्लाह इनका जो है बाकी आप सब लोगों ने जिक्र किया है, दोहे के वजह से काफ़ी मशहूर हैं। फिर लोहारों की वजह से भी इनका नाम आता है कि नवाब ख़ानदान से थे। और फिर इनकी एक और मैं बड़ा मुतासर हुआ कि जब ये इंशा जब ये इस्लामाबाद में थे हॉस्पिटल में मरने से पहले, तो जमीलुद्दीन आली साहब ही उनके साथ थे। तो उसको याद होगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो एक खातून आई और उन्होंने अपने 5 साल दे रही थी उनको, इंशा की बात, जी हाँ, इंशा साहब को। तो उसके ऊपर जो लिखा, तो वो जो उन्होंने बयान किया है ना जमीलुद्दीन आली साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं बड़ा मुतासर है इससे। तो इनका ये है कि उन्होंने हर नज्म आपका ये दोहे के लिए तो बड़े मशहूर हैं। इसके अलावा उन्होंने गज़लें भी, मैंने चंद अशार नोट किए हैं उनके गज़लों के। तो बहरहाल गज़ल इनकी जो है इतनी ज़ोर आवर नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल थोड़े बहुत कुछ अशार मैंने नोट किए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे वो कुछ अशार उनको आपके सामने पेश करूँ। ये पहला शेर है। जरा ये दूर ये एहसास हुस्न व इश्क, यानी अज़ाफ़त ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़रा ये दूर ये एहसास हुस्न व इश्क तो देख कि मैं तुझे तेरे नज़दीक आके भूल गया हूँ। फिर इसमें इसी में एक शेर है। अब इससे बढ़ के भी वारफ्तगी दिल क्या हो, अब इससे बढ़ के भी वारफ्तगी दिल क्या हो कि तुझको जीस्त का हासिल बना के भूल गया हूँ। एक शेर है। तूने क्यों उनको गमे जीस्त दिया है यारब, ये अच्छा शेर है। तूने क्यों उनको गमे जीस्त दिया है यारब, जिनसे एक रंज मोहब्बत भी उठाए ना बने। या शेर देखिए कि तूने क्यों उनको गमे जीस्त दिया है यारब, जिनसे एक रंज मोहब्बत भी उठाए ना बने। ये भी गालिब है। तो एक और शेर है। ये भी एक रस्म तमाशा है वहाँ ए दिल, ये भी एक रस्म तमाशा है वहाँ ए दिल, देखते रहिए मगर आंख उठाए ना बने। यानी देखते रहिए और आंख ऐसी इस तरह की चीज उन्होंने लिखी है, तो बड़ी इंप्रेसिव चीज है ये। एक और है। देखिए ये अंदाज उनका। तू न बदनाम हो इसी खातिर,
यानी कैसे अपनी तौजी पेश कर रहे हैं, तू ना बदनाम हो इसी खातिर सारी दुनिया से आशनाई है। क्या जवाब है? तू ना बदनाम हो इसी खातिर सारी दुनिया से आशनाई है। और एक और शेर है, अंजुमन की अंजुमन मुझसे मुखातिब हुई, ये भी गौर कीजिएगा, अंजुमन की अंजुमन मुझसे मुखातिब हो गई, आपने देखा था शायद बेनियाजाना मुझे, आपने देखा था शायद बेनियाजाना मुझे, यानी किस तरह वो बयान कर रहे हैं उसका देखना। गाहे गाहे, एक और शेर है, गाहे गाहे जिक्र कर लेने से क्या याद आएगा, गाहे गाहे जिक्र कर लेने से क्या याद आएगा, याद ही रखना मुझे या भूल ही जाना मुझे। यानी आप अंदाजा के किस तरह, या तो याद रखे हम, थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो काफी नहीं है, गौर कीजिएगा। अच्छा, एक और शेर है, बिखेरते रहो सहरा में बीज उल्फत के, बिखेरते रहो सहरा में बीज उल्फत के बीज ही तो उभर कर शजर बनाते हैं। और एक और शेर है, इसकी इसे धोखे खाना भी समझ में आता है। ये मैं बीच में रह गया है कि इसके इसे धोखे खाना फिर भी समझ में आता है। अच्छा, सिया के दुश्मन से है या अपनों से धोखे खाना फिर भी समझ में आता है, उसके लिए क्या कहते हैं, वो शख्स तो देखा भाला था। यानी अजनबी है, अजनबी से धोखे खाना फिर भी समझ में आता है, उसके लिए क्या कहते हैं, वो शख्स तो देखा भाला था। वो ये चंद अशार में लिख पाया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनका पढ़ने का बड़ा दिल कर रहा था, मुझे वक्त नहीं था। ये मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं, मेरी कमज़ोरी ये है कि उस ख्यालात उस वक्त नहीं आते। जब मैं एक दिन पहले रात को बैठता हूँ, देखता हूँ, तो 12-1 बज जाता है लिखते में। तो ये चीज़, तो बहरहाल मैंने ये ज़रा सी कोशिश की थी। आइए, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, हम भी कर लें। जमीलुद्दीन आली साहब के मुतालिक काफ़ी कुछ बातें तो हो चुकी हैं और मेरे लिए कुछ ख़ास कहने को नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनकी शख्सियत ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नाम कमाया और ख़ास तौर पर जो उनसे उनकी मोहब्बत थी वतन से जी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और हम भी उनकी नगमों को, उनके तरानों को बहुत शौक़ से सुना करते थे। और दूसरे ये कि उनका कंट्रीब्यूशन न सिर्फ शायरी में, दोहों में, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत वसी है अदब में, इस लिहाज से कि उन्होंने तरक्की है उर्दू अदब में और फिर उसमें मौलाना जो अपने अब्दुल हक के उनके उसको आगे बढ़ाया काम को, जिसकी वजह से मौलाना अब्दुल हक का काम और फरमान फतेहपुरी के साथ मिलकर उन्होंने 22 वॉल्यूम की उर्दू डिक्शनरी मरतब की और ये बहुत बड़ा काम था। और दूसरे ये कि 90 साल की उम्र में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा नज़र आता है, हैवी वेट है। और इसलिए हम लोग उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हैं। ये हमारे उर्दू घर का एक एजाज़ है कि हम तमाम शख्सियात को जिनका उर्दू अदब में कंट्रीब्यूशन है उनको याद करते हैं, उनकी याद मनाते हैं यहाँ पर, और लोग बड़ी तवज्जो से यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर उनके जो नगमे थे बहुत
दिलों को लुभाने, उनकी मोहब्बत का इजहार है ये, मुल्क से मोहब्बत का इजहार जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हर मौके पर उन्होंने गीत लिखे जिससे लोगों के जज्बात और एहसासात मुझसे मोहब्बत के होते थे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आली जी जो थे बहुत ज़्यादा यानी पॉजिटिव वे में याद रखे जाते हैं पाकिस्तान में और दुनिया में, और उनका एक ख़ास मकाम है लिटरेचर में, हमारे उर्दू अदब में। तो मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ कहा जाए, अब मेरे लिए कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, तो यही इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस मेरा ख्याल है